आज एनजीओ फेडरेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह है कि पिछले दिनों से हम लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमें पता है कि गुलबर्गा का ऐसा कोई हॉस्पिटल अब नहीं बचा जहां पेशेंट को पॉजिटिव होने के बाद बेड मिल सकता। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि गुलबर्गा के कोई हॉस्पिटल में अब बेड अवेलेबल नहीं है, जिम्स हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ट्रॉमा केयर सेंटर में नहीं है, ईएसआई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि और कल हमने डीसी को मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारे कहीं शादी खाने वाले फंक्शन हॉल्स वाले उन्हें फंक्शन हॉल्स देने के लिए रेडी हैं कि कोविड केयर सेंटर बनाएं, और कहीं सारे कल्याण मंडप वाले रेडी हैं कि ओनर्स के उसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाए। उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नींद से नहीं जाग रही है और हमने ये सीएम येडियुरप्पा से ये डिमांड की है कि गुलबर्गा स्टेट के पूरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 100% कोविड का ट्रीटमेंट फ्री किया जाए, उसे 100% कोटा फ्री किया जाए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ऑटो में पेशेंट आ रहा है तो उसे अंदर नहीं लिया जा रहा है, अगर वो बड़ी कार में अगर पेशेंट आता है तो उसे एडमिशन लिया जा रहा है। क्योंकि वो उनको हॉस्पिटल वालों को ये मालूम है कि यहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, यहाँ से गरीब अगर पेशेंट आएगा तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 100% कोविड का इलाज 100% फ्री किया जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में जब ये देखा नहीं जाएगा कि ये फ्री है, ये ऑटो वाला है, ये गरीब है, ये पैसे वाला है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसे फ्री किया जाए। और ऑक्सीजन के ऊपर अब मैं आता हूँ। ऑक्सीजन से परसों हमारे पास 4-8 दिन पहले एक हॉस्पिटल में 5 जनों की मौत होती है और उससे 1-2 दिन पहले 2 जनों की मौत होती है। आज सुबह हमारे डिस्ट्रिक्ट में अफजलपुर विलेज में 4-5 जनों की फिर से ऑक्सीजन से डेथ हो रही है। उसके बाद भी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नींद से नहीं जाग रहा। तो हमें ये लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मौतों पर खेल रहे हैं ये लोग, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भलाए रोज़ एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में कुछ सोल्यूशन नहीं, थोड़ी मीटिंग होती है, डिस्कशन करते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं और डीसी डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि ये हॉस्पिटल में आज इतने % पे इतने लोग का ट्रीटमेंट हुआ है, इतने बेड्स यहाँ पर खाली है, इतना यहाँ काम किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो लोगों को भी भरोसा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी काम कर रही है। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तमाम एमएलएज हो, एमपी हो, वो लोगों का भी काम है कि वो लोग ज़मीन पर आकर देखें कि कहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल्स वाले बिल कितना बढ़ा रहे हैं, कितना पेशेंट से पैसे ले रहे हैं। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पर अब आने वाले दिनों में और हमारे हालात खतरनाक होने के वैसे आसार हैं, तो उससे पहले ही हम कुछ हमारे पास अच्छा मजबूती से उतरेंगे तो इंशाल्लाह पूरा मामला सोल्यूशन ठीक हो जाएगा। ಇವತ್ತು ನಾವು NGOs ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಪೆಂಡಮಿಕಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ. ಜೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ESIದಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪುವರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರಿಚ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ DC ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಅದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ NGOs ಏನು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದರೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, 144 ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಲಾಠಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೋಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ DC ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಲ್ಬರ್गा वतीಯಿಂದ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. तो हम देख रहे हैं कि आए दिन गुलबर्गा के अंदर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी हो रही है. मैं बार बार हम लोगों के तरफ से आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस हम लोग दे रहे हैं कि हालात कैसे हैं. NGOs दिन रात 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है पब्लिक के लिए, और गवर्नमेंट के दरमियान में एक ब्रिज बनकर हम लोग काम करने की कोशिश करना है. लेकिन ये सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया हम लोगों का बहुत ज़्यादा ख़राब है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार जाकर मेमोरेंडम देने के बाद, बार बार मुतालबा करने के बाद उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया. यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर लोगों को बेड्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है. ये तमाम ज़रूरतें मालूम रख कर भी बाहर से भी जो यादगीर से, वहाँ से, यहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे, गुलबर्गा को आ रहे. जब गुलबर्गा में आएंगे, गुलबर्गा के मरीज़ कहाँ पर जाएंगे और गुलबर्गा के मरीज़ों का हाल क्या होगा? गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 2000 से ज़्यादा विलेजेस है. गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स की इतनी कमी है. उसके बावजूद हम देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर अमीर और गरीब का एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए अमीरों को एडमिशन मिल जाता है, गरीबों को नहीं मिल रहा है. MP हम लोगों को कहते हैं, हम उनको फ़ोन करें तो आपका पेशेंट है तो बोलो मैं अब भी एडमिट कराता हूँ बोलकर. ये इस तरीके से हालात हैं गुलबर्गा के अंदर. ये इस तरीके से हालात अगर चलेंगे तो बाकी के गरीब लोग, जिन लोगों को कोरोना से जो अफेक्टेड है, उन लोगों का क्या होगा? आप आज भी जाकर देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जेम्स हॉस्पिटल के बाहर, ESI हॉस्पिटल के बाहर लोग कतारों की कतार लगाकर खड़े हुए, वहीं पर रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं. कल वहीं पर रास्ते में ही दम टूट गया एक पेशेंट का. तो ये हालात गुलबर्गा के अंदर है. ऐसे हालात में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है. ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ऑक्सीजन प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं मिल रहा है. प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं मिलने की वजह से 5 लोगों की डेथ हो गई. इसके बारे में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार हम लोग मुतालबा कर रहे थे, लेकिन नहीं सुन रहे थे. तो हम चाह रहे थे कि रेड हैंडेड इन लोगों को पकड़े. तो NGOs के जो फेडरेशन ने ये तय किया कि हम रेड हैंडेड इनको पकड़ेंगे. तो यहाँ पर 12 किलोमीटर तक इनका फॉलो करते हुए तेलंगाना की एक गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ा, जिसके अंदर 30 से ज्यादा सिलेंडर्स मौजूद थे ऑक्सीजन के. तो ये हालात है गुलबर्गा के अंदर. अगर गुलबर्गा के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बाहर लोगों को मिलेगा, तो गुलबर्गा के लोग कहां जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है. अगर ये मसले को अगर 10 तारीख से पहले अगर हल नहीं किया गया तो 10 तारीख को सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे. और ये जो 144 डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जितना भी चीज ये लगाए हैं, ये पुलिस के एक्ट जितने भी लगाए हैं, हम सब इन चीजों को नहीं मानते हुए हम सीधा डायरेक्ट
प्रोटेस्ट करेंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे को पब्लिक के बारे में सोचना है, पब्लिक के लिए हमारे को काम करना है। अगर ये सरकार अगर पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगी तो हम इनकी बात को भी हम नहीं समझेंगे। अगर 10 तारीख से पहले ये नहीं होगा और सरकार से, सीएम से हम मुतालबा करते हैं डीसी जो है, डीसी को इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाए, दूसरे अच्छे एक्सपीरियंस वाले डीसी को यहां पर लाया जाए। यहां पर लग रहा है कि डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है सब लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये तमाम लोगों की लाशें उठाने का काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी काम नहीं कर रहे। अभी जो हमारे सभी जो हमारे कलीग और भाइयों ने बताया कि किस तरीके से गुलबर्गा के हालात हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं जैसे कि मैं बताना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सजेशंस और मैं कुछ जो सर्कुलर्स आए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट भी करूँगा। जैसे कि देखिए अभी फ़िलवक्त आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की, हमारे मुरुगेश निरानी सर की, वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ बेड नहीं है लेकिन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन भी है और शॉर्टेज ऑफ बेड भी है। ये हमारे पास विद प्रूफ एविडेंस, हम लोग हॉस्पिटल में हमारे पास वीडियोस हैं किस तरीके से रिफ्यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। हमने सिमिलर इसमें कंप्लेंट्स भी फाइल की हैं और यही लेके हम लोग शॉर्टेज और ऑक्सीजन को लेके हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को अप्रोच कर रहे थे विद प्रूफ फॉर हम लोग वीडियोस, हम लोग फ़ोटोज़ भेज रहे थे कि यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग्स की, जो कि गुलबर्गा लोकल हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रहा है और वहीं पे ज़्यादा रेट देने पर आपको हमारे नेबर स्टेट्स में यहाँ से ऑक्सीजन रिफ़िल होके जा रहे हैं। तो ये एक मसला है। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा, जैसे कि बेंगलुरु में जो बीबीएमपी और सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं गुलबर्गे में, उसी तरीके से गुलबर्गे के सीनियर आईएएस और आईपीएस को वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि हर एक दिन वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स को मेडिकल एक्सपर्ट टीम जो बनाई गई है और सीनियर आईपीएस आईएएस ऑफिसर की एक नोडल ऑफिसर्स की टीम बनाई है, वो डेली विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं क्या बेड्स, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने गवर्नमेंट 50% बेड जो है प्राइवेट जो पेशेंट्स जो गवर्नमेंट रेफर्ड पेशेंट हैं इनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो एक चीज़। और ऑक्सीजन शॉर्टेज है, जैसे कि अफजलपुर में अब डेथ हुई है, हमको सुनाई दे रहा है, केबीएन हॉस्पिटल में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ से डेथ सुनाई दिया है, फिर आनंद हॉस्पिटल संतोष कॉलोनी के वहाँ पर भी विथ एविडेंस यहाँ पर न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जो है 2 मसले हैं पब्लिक के सिर्फ यहाँ पर, जो है बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का शॉर्टेज। अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्गा अगर हैंडल करने में और सॉल्व करने में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो जो गुलबर्गे में मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जागना होगा, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डेली विजिट करना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें सो मोटो के डायरेक्शंस हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट के भी इसका सर्कुलर हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप कर्नाटका स्टेट के जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अगर डायरेक्शंस को आप नहीं मानेंगे तो हम लोग डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफ़र की एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनके ट्रांसफ़र की हम डिमांड भी करेंगे, या तो कर्नाटका स्टेट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डीसी के साथ साथ और एक सीनियर एक आईएएस ऑफिसर्स को एक यहाँ पर डिप्यूट करें, जो इनको डीसी को यहाँ पर गुलबर्गा डीसी को डायरेक्शन दे, गाइड करें और जो भी नेसेसरी है मेजर्स लें। आज एनजीओस फेडरेशन की जानिब से आप सभी के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, आप सभी जानते हैं कि कल किस तरीके के हालात पैदा हुए थे, किस तरीके से एक ऑक्सीजन को ले जाने वाली तेलंगाना की गाड़ी को रोका गया, ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। लेकिन मामला ये नहीं है कि जो है एनजीओस किस तरीके से काम कर रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेदार किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन आज जिस अंदाज़ में काम कर रहा है वो इतना ढीला है, इतना नाकारा और निकम्मा है कि यहाँ पर हालात को काबू करने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा का पूरा मैनेजमेंट संभाल लेना चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको पता नहीं होता है। वहाँ पर जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होना चाहिए। अभी पता चल रहा है कि एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है और वहाँ पर
हर तहसीलदार को जो है वहाँ पर रिफिलिंग सेंटर पे जाने की जिम्मेदारी, वहाँ पर बैठने की और वहाँ पर कितना रिफिलिंग हो रहा है उसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसको कितना ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होता है ये हमें नहीं मालूम है। हालात बद से बदतर ना हो इससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट तक संभाल लेना चाहिए। जिस तरीके से बैंक्स को नेशनलाइज किया जा सकता है तो उसी तरीके से कोविड केयर सेंटर्स को भी उनको जितना हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना है, उनको जितना जो है उनके मैनेजमेंट को ज़रूरत है उतना उनको देकर बाकी का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है वो ना लेने की सूरत हाल पैदा करने के लिए गवर्नमेंट को पूरा का पूरा इंतज़ाम अपने हाथों में लेना ज़रूरी है। मैं अब बात यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि अगर दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल 1000 बेड का हो सकता है तो गुलबर्गा में एक 150 बेड का हॉस्पिटल कायम करने की बात जो GDA लेआउट में की गई थी वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ESIC हॉस्पिटल में 200 बेड एडिशनल करने की बात की गई थी वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और जिम्स हॉस्पिटल में 200 बेड और इजाफा करने की बात की गई थी वो सिर्फ काम चल रहा है, पता चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इतनी ताख़ीर अगर होगी तो पेशेंट्स की मरने की तादाद भी ज़्यादा बढ़ती चले जाएगी। ज़रूरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन मुस्तैद हो, और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो DC का है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज होता है, वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम तर मामला उसके हाथों में होते हैं। अगर किसी की मौत होती है इस बीमारी की बिना पर तो उसकी जिम्मेदारी भी सीधे सीधे डिप्टी कमिश्नर की है। ये हालात ऐसे ना पैदा हों इसके लिए वो खुद जिम्मेदारी उठाए और ये हालात को काबू करने की कोशिश करे। मैं साथ ही साथ अब आपके सामने एक और गुजारिश ये करना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट गुलबर्गा को जितना सहूलत देना है आज तक ये हालात में नहीं दे रही है। वो स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है, स्टेट गवर्नमेंट की कोताही है। यहाँ पर जो पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा निकलते जा रहे हैं उनकी तरफ अनदेखी हो रही है। रूलिंग गवर्नमेंट अगर ये काम करेगी इस तरीके से, गुलबर्गा का इंचार्ज चेंज किया गया तब जाकर कल एक मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने अलीम साहब ने बताया ही है कि 10 तारीख से पहले तक अगर हालात को काबू नहीं किया गया तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकालना पड़ेगा। हम अपील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि हालात को काबू करने के लिए जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो फौरी तौर पर उठाए जाएं। जिस तरीके से गुलबर्गा के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और जिस तरीके से NGOs, गुलबर्गा के NGOs जो है आप लोगों के बीच में रोडों पे, सड़कों पे उतर के दिन रात 24/7 काम कर रहा है, तो ये सब आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, शहरान गुलबर्गा की जिम्मेदारी होती है कि इसको जो है आप अपनी जगह सेफ रहें, घर में रहें। और मैं आपसे इस वजह से रुजू हूँ इस वक्त कि हालात गुलबर्गा के बद से बदतर होते जा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि आगे और ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि गुलबर्गा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली फेल है। तो आप लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए कि छोटी मोटी सी भी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार जो नॉर्मल चीज़ है, जो इससे पहले भी होती आई है, आगे भी होते रहेंगी, तो आप इससे डरिए मत। ये आप अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो भी आपके जो फैमिली फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये कोविड हो। या बद से बदतर होने से बेहतर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अगर आपको थोड़ी सी खांसी, बुखार, ज़ुकाम, जो भी आपके जो सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें, इसका पहले इलाज करें, क्योंकि इसके 2 स्टेजेस हैं। 6+6 12 डेज़ का ये कोर्स होता है, तो 12 डेज़ का ये वायरस का पीरियड है। तो इसमें जो है आप सिचुएशन वर्स्ट होने से पहले इसका इलाज करें, इसे मात दें। और ये हो सकता है, तभी मुमकिन हो सकता है जब आप हिम्मत से काम लें और इसको मात देने के लिए डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें और इसकी दवाई लें। बस यही बात मैं कहना